In this session, let's start with the first question. The question is, which one of the following is a synthetic halogen compound? वैसे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला पार्ट अब जो है वो कट हो चुका है, बट यहाँ पे पूछा है तो मैं आपको बता दूं, क्लोरोक्विन जो है, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, एक सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3rd कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात कर रहा है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर इस तरह के लिंकेजेस होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन थर्ड इज विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। विलियमसन सिंथेसिस वेल नोन SN2 का एग्जांपल है, जो कि ईथर के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द कंपाउंड CHO इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH सोल्यूशन। तो एक्वस KOH सोल्यूशन की बात कर रहा है, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी नेम्ड रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है? करेक्ट, कैनिजारो की बात हो रही है यहाँ पर। आई गॉट द आंसर, कैनिजारो की बात हो रही है, करेक्ट। अब कैनिजारो की बात हो रही है तो डिस्प्रपोर्शन होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, और जो रिड्यूस होगा वो अल्कोहल बनाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स C+D, ऑलवेज द रेट इक्वेशन A टू द पावर X दिया है, B टू द पावर Y दिया है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो सभी लोग पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या हो जाएगा? बी, पावर का सम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मैच द कॉलम है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी और PPM के बारे में दिया गया है। तो मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर। मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, को हम ग्राम मोल्स भी कहते हैं, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज मोलारिटी। सॉरी, एरो थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। मोलारिटी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, ग्राम मोल्स मतलब मोल्स होते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स मतलब मोल्स ही होते हैं वो, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। एंड PPM जो है वो फर्स्ट होगा। सो आंसर है मेरे पास एक करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स के साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। देख लीजिए, अल्कोहल्स एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो SN1 टाइप रिएक्शन होगी, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो फास्टर रिएक्ट करेगा। सेवंथ का आंसर हो जाएगा बी, 3 डिग्री अल्कोहल है सी में। करेक्ट आंसर आ रहे हैं सी, बी और ए। 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल, कोई कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 टाइप मैकेनिज्म होगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक एलिमेंट? इनमें से कौन सा सिंथेटिक एलिमेंट है? तो सिंथेटिक एलिमेंट की बात कर रहा है, यानी यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो सिंथेटिक और मैन मेड एलिमेंट होते हैं, तो अगर याद हो। इसके लिए आपको एक्टिनॉइड की सीरीज पता होनी चाहिए। फर्मियम जो है वो इस तरह का सिंथेटिक एलिमेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन, एक रिएक्शन दी गई है और उस रिएक्शन में
एक स्लो एक फास्ट है, पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप. स्लो स्टेप विल बी RDS. स्लो स्टेप कैसी होती है? वो RDS होती है. फटाफट बताइए. दूसरी बात ये है कि रेट के अंदर इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए. अगर मैं इसका रेट लिखता हूं तो स्लो स्टेप होगा के, सेकंड स्टेप स्लो है, उसमें NOBr2 आएगा और NO आएगा. पर आप देखिए रिएक्टेंट कौन कौन है, NO और Br2 है. NOBr2 इज इंटरमीडिएट, तो NOBr2 को निकालने के लिए पहली स्टेप को इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा. और इक्विलिब्रियम स्टेप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा NOBr2 अपॉन NO इंटू Br2. यहां से NOBr2 का वैल्यू उठा करके रेट इक्वेशन में डाल देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी K, NO का स्क्वायर हो जाएगा Br2. करेक्ट. यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? थर्ड ऑर्डर. अब इक्वेशन का थर्ड ऑर्डर है और आप देख रहे हो वो कह रहा है कि बोथ NO एंड Br2 इज इंक्रीज 2 टाइम. अगर NO को 2 टाइम करेंगे और Br2 को 2 टाइम करेंगे तो रेट हो जाएगा 8 टाइम. ठीक है. कीप इन माइंड आंसर विल बी 8 टाइम. अच्छा क्वेश्चन था. 1 मोल ऑफ सिमेट्रिक एल्केन, एल्कीन होगा वहां पे, ऑन ओजोनोलिसिस एल्कीन होगा ये, gives 2 moles of an aldehyde having a molecular mass of 44U. एल्कीन कौन सा हो? तो 44U मॉलिकुलर मास है, वो एल्कीन कौन सा होगा? तो आप यहाँ पर एग्जांपल लेके सबकी ओजोलिसिस करा के देख सकते हैं. ठीक है. पर वो बात कह रहा है सिमेट्रिक की, तो ब्यूट 1 तो सिमेट्रिक देगा ही नहीं, प्रोपीन भी सिमेट्रिक देगा ही नहीं, इथीन देगा सिमेट्रिक और ब्यूटीन देगा, क्योंकि ब्यूटीन में सिमेट्रिक डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ 2 कार्बन है. इथीन में दोनों तरफ 1 कार्बन है. अब अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ओजोलिसिस करता हूँ, तो इसमें क्या बनेगा? CH3CHO. और डेफिनेटली CH3CHO का मास 44 ही आने वाला है. तो 2 ब्यूटेन इज द करेक्ट आंसर. ये क्वेश्चन उस दिन लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, तो उसको करेक्ट भी कराया था मैंने. एल्कोहल रिएक्टेज. ठीक है. एल्कोहल रिएक्टेज ओनली एज न्यूक्लियोफाइल, बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. ऑप्शन सी है इसका, ओनली एज इलेक्ट्रोफाइल. ओनली एज इलेक्ट्रोफाइल. ऑप्शन डी है आपका, नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज. तो बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल जाएगा, ध्यान रखना. यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था एल्कोहल के साथ. ये बोथ न्यूक्लियोफाइल और OH बॉन्ड अगर ब्रोक करता है तो O पे माइनस चार्ज आएगा. करेक्ट. O पे माइनस चार्ज आएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा. लेकिन ROH बॉन्ड अगर ब्रेक करता है तो R पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब डिहाइड्रेशन के वक्त कार्बोकेटाइन बन जाता है तो R पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल भी काम करे. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनॉल, in which phenol molecule attack at para position of phenol to form para hydroxy benzene. This reaction is called, it is an example of coupling reaction, well known coupling reaction है. Next है beta plated sheet structure of protein shows maximum extension. Intermolecular hydrogen bonding is present in them. Both are correct, but explanation नहीं है. एक्सटेंशन का H बॉन्डिंग से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं आता है. एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ R ग्रुप. एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है उस पर डिपेंड करता है. बोथ A एंड R are true, but R is not the correct explanation of. फॉर्मिक एसिड रिड्यूस टॉलरेंस रीजन, बहुत बार पढ़ा चुका हूं इस बात को. यस, फॉर्मिक एसिड रिड्यूस करता है टॉलरेंस. कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करते हैं, ये भी सही है, ऊपर भी सही है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट नहीं. Para-dichlorobenzene is less soluble in organic solvent than
corresponding ortho isomer. Ortho dichlorobenzene is polar while para dichlorobenzene is not. पैरा का डाइपोल मोमेंट 0 होगा बिकॉज दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल पर हैं, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल कर देंगे, इसका डाइपोल मोमेंट 0। और ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। करेक्ट। तो पैरा इज लेस सॉल्युबल। अब यहां पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की बात हो रही है। और सॉल्युबिलिटी की बात जहां पे हो रही है वहां पर हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की, हाइड्रेशन एंथैल्पी की। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होगा ये, बोथ आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देते तो हाइड्रेशन एंथैल्पी से देते हैं या एच बॉन्डिंग से देते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करने की बात नहीं कर रहे। अगर पोलर में बात करता तो हम डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर कह सकते थे। एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट 1 इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स ब्यूटेन 1 ऑल। सो ब्यूट 1 इन में वाटर का एडिशन करा रहे हैं, H+H2, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन जैसा होगा, ब्यूटेन 2 ऑल देगा ना कि ब्यूटेन 1 ऑल। करेक्ट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। नहीं, कार्बोकैटायन कितनी डिग्री बन रहा है इसमें? 2 डिग्री। दोनों ही गलत हो गए, तो बोथ रॉन्ग कौन सा है? बी, बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आईयूपीएसी नेम लिखना है K3, अगर थोड़ा सा इमेज ब्लर है तो मैं लिख देता हूं K3 CrC2O4 होल थ्राइस, HgCOSCN का होल 4, CONH3 का होल 5, CO का CO3 है, नॉट CO होल थ्राइस, CO3 कार्बोनेट है इनटू Cl। तो आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट अपने आप दिमाग में सोचिए क्या क्या इसके नेमिंग होंगे, फिर मैं बताता हूं आपको क्या नेमिंग होंगे, फिर आप मैच करिएगा। करेक्ट किसी ने लिखा हो तो पहले वाले का नाम सजेस्ट कर सकता है। एनीवन? पहले वाले का नाम बताइए क्या होगा। 3 पोटेशियम है, पोटेशियम आगे लिखा हुआ है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज है, और जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होता है तो मेटल के आगे 8 लगाते हैं। सो जो भी मैसेज कीजिए वो एवरीवन करके कीजिए, इंडिविजुअल मैसेज से बाकी लोगों को आंसर नहीं मिलेगा, तो एवरीवन करके कीजिए। पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले का दीजिए आंसर क्या होगा। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। ध्यान रखेंगे ये CO3 है, कार्बोनेट है। मरकरी टेट्रा, मरकरी लिखेंगे इसमें, टेट्रा SCN क्या होता है? थायोसाइनेटो कोबाल्टेट, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट। चार्ज क्या होगा? तो ध्यान रखना पड़ेगा चार्ज को। SCN क्या होता है? -1 चार्ज। SCN क्या रहता है? -1 चार्ज, तो -4 हो गया। अब Hg को ध्यान रखना पड़ेगा, Hg जो है +2 रहेगा यहाँ पर,
कोबाल्ट की स्टेट क्या आ जाएगी, +2। मरकरी मोनोकैटायन नहीं बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो आसान है, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ the magnetic moment of species related to the number of unpaired electron। फॉर्मूला होता है एक magnetic moment का, म्यू इज इक्वल टू √NN+2। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू √NN+2 बोहर मैग्नेट। ठीक है, जहाँ एन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 नंबर में फॉर्मूला पूछ दिया। देखिए नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। यहाँ पे सिर्फ रेट कांस्टेंट दिया है तो यूनिट देख करके आप ऑर्डर बता देंगे। ये यूनिट किसकी है, सेकंड ऑर्डर की यूनिट है, लीटर मोल इनवर्स, यानी कंसंट्रेशन की पावर -1। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन की पावर 1 - n/टाइम। एन को 2 रखेंगे, यूनिट आ जाएगी कंसंट्रेशन -1/टाइम। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर। यहाँ पर -1 करने पर वो लीटर पर मोल बन जाएगा। आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर इफ द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है। करेक्ट, फर्स्ट ऑर्डर। इजी सा क्वेश्चन था, छोटू सा। नेक्स्ट है डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IM/KB में KB होता है इवल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो अगर M की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, KB के बराबर हो जाएगा। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए solution of non-electrolyte having molality 1। एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1 हो, उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। करेक्ट। गिवन एग्जांपल ऑफ ए कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद भी होना चाहिए। बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमर बनता है, एसोसिएशन का जो एग्जांपल है। छोटे छोटे पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन से पूछे जाते हैं। कौन बनाता है डाइमर, एनीवन जिसने नोट्स को बारीक से पढ़ा है, एनसीईआरटी को बारीक से पढ़ा है, वो आंसर दे सकता है। नहीं पढ़ा है तो घर जाके पढ़िए बारीक से। जिस टॉपिक में फंस जाया करिए उस टॉपिक को साथ में रिवीजन करिए। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट। क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं, टॉपिक में जहां फंस रहे हो उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो। बेंजोइक एसिड, ये एसिडिक एसिड, दे फॉर्म डाइमर इन बेंजीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। कन्वर्जन करानी है प्रोपेन नॉन टू प्रोपेन। बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया कन्वर्जन है, मुझे लगता है इसका आंसर मिलेगा। बताइए कौन सी नेम्ड रिएक्शन है, दो दो नेम्ड रिएक्शन ये काम करा सकती है। प्रोपानोन से प्रोपेन बनाना, दो दो नेम्ड रिएक्शन। जल्दी से बताइए, कौन सी दो नेम्ड रिएक्शन है जो प्रोपानोन से प्रोपेन एक ही स्टेप में बना देगी। करेक्ट,
One answer I'm getting, Clemention. Absolutely right. I'm not getting why others are not answering the question. ZNHGSCl. One more reaction is there. Wolf Kishner. Correct. NH2, NH2, and KOH will also do the same. Next is benzoyl chloride to benzaldehyde. Another example of a named reaction. See how beautifully named reactions are asked. Benzoyl chloride to benzaldehyde. Very famous named reaction. किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में आनी ही है. Tell me what the name of this reaction. Benzoyl chloride to benzaldehyde. रोजनमंड. करेक्ट. डायरेक्ट मैसेज ना करके चैट को एवरीवन कीजिए. दैट्स बेटर फॉर एवरीवन. H2PD BSO4. करेक्ट. रोजनमंड. नेक्स्ट इज इथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल. ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है. देखिए, इथेनॉल टू ब्यूट टू इन अल. कौन सी नेम्ड रिएक्शन है ये? ये भी एक नेम्ड रिएक्शन से ही होगा कन्वर्जन. कार्बन डबल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसलिए एल्कीन आ रही है. यानी एक तरह का कंडेंसेशन है. और ये कौन सा कंडेंसेशन है? एल्डोल. The two molecule of acetaldehyde in the presence of basic medium NaOH, BOH called twice is known as aldol. Correct. Answer is correct. मैकेनिज्म आप करके देख सकते हो. एल्डोल पहले भी आई है, कराया हमने. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल? एक सेल दिया हुआ है, 10.1 मोलर यहाँ पे दिया हुआ है, 0.01 मोलर दिया हुआ है. ई नॉट वैल्यू दी हुई है आयरन की और क्रोमियम. ई नॉट वैल्यू आपको सजेस्ट कर रही है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ है. एक बार सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं. आप लोग भी साथ साथ करिए. ई नॉट सेल कितना आएगा इसका बताइए. ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड. करिए, बताइए कितना आने वाला है. कितना आ रहा है ई नॉट सेल? कैथोड माइनस एनोड कीजिए. करेक्ट. पॉइंट कैथोड पे हो जाएगा -0.44 एंड माइनस माइनस 0.74. कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट. करेक्ट. एक लाइन का ही क्वेश्चन था. हाँ सॉरी, ई नॉट सेल नहीं, ई सेल पूछा है, तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी. ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 एन लॉग क्यू. तो यहाँ पर ई नॉट सेल निकाल लिए. एन कितना होगा फटाफट से बताइए. ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन. आयरन का रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन. बैलेंस करने के लिए ऊपर 2 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वैल्यू 6. करेक्ट. क्यों निकालिए? क्यों क्या होगा? क्यों होगा
Cr+3 का स्क्वायर अपॉन Fe+2 का क्यूब। ठीक है, करिए। Cr+3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10.1 दिया है, तो 10.1 का स्क्वायर और 0.01 का क्यूब। तो सॉल्व करके क्यू आएगा नेक्स्ट इक्वेशन से, तो सॉल्व कर दीजिए। करेक्ट। सॉल्व करके आप मुझे आंसर बता दीजिएगा बाद में। मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। नॉर्मल प्रॉब्लम है, सेल का प्रॉब्लम एक आता ही आता है नेक्स्ट इक्वेशन से, या सिर्फ ई नॉट सेल पूछेगा या ई सेल पूछेगा, प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन दी है, 2A गिव्स प्रोडक्ट concentration of A decrease from this to this, calculate the rate constant during the interval। इजी क्वेश्चन है। एवरेज रेट निकालना बोल रहा है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ रेट जो होगा वो क्या होगा? 1/2 माइनस के DA/dt होगा, क्योंकि जो कोफिशियंट है वो 2 है, उसे डिवाइड करना मत भूलिएगा। बाकी तो क्वेश्चन बस आसान है। यानी कि हम बोलेंगे -(1/2), ए को क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। -(1/2), A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? इसका डिफरेंस देखिए, -1 आएगा, माइनस के 0.1 सॉरी। टाइम इंटरवल कितना है? 10 मिनट्स। तो आ गया 5 × 10⁻³ मोलारिटी मिनट इनवर्स। बहुत फंडामेंटल से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, फंडामेंटल डेफिनेशन है रेट की, वहां से क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। नेक्स्ट है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन इन मिथेनॉल। रीजन बता सकता है कोई? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर इन फिनॉल देन इन मिथेनॉल। लोन पेयर रेजोनेंस, आई एम गेटिंग आंसर, आंसर इज करेक्ट। ऑक्सीजन का लोन पेयर फिनॉल में रेजोनेंस कर रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक लाइन में तो लिखोगे नहीं, यानी कि यहाँ पे आप इसको रेजोनेंस दिखाओगे। पांचों के पांचों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। 3 नंबर लेने हैं तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे। फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं। ये भी पूछ सकता था कि ऑर्थो पैराडाइटिंग ग्रुप क्यों है, तो भी आपको रेजोनेटिंग ड्रॉ करने पड़ते। क्या आ गया? माइनस, अगेन यहाँ पर रेजोनेंस हुआ। ठीक है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट टू द फॉलोइंग? एन फिनाइल इथेनामाइड टू पैराब्रोमोएनिलीन। तो मैं करता हूं, आप लोग इसे करने का प्रयास करें। इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। ये एन फिनाइल इथेनामाइड, इससे बनाना है पैराब्रोमोएनिलीन। आई डिड अ मिस्टेक हियर, इथेनामाइड बोला, इथेनामाइन नहीं बोला है, तो इट शुड बी C2H5CO rather than C2H5, CH3CO NHPH।
CH3CONH। तो आपको याद होगा एनिलीन ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए रिएक्शन कराते थे, इसका नाम था स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको नाम देखिए कितना घुमाने की कोशिश की है क्वेश्चन की। अगर आप इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे ब्रोमीन और एसिटिक एसिड के साथ, तो ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। बहुत फेमस पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। पैरा पे लगेगा Br सिर्फ पैरा पे, और इससे ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस, आइदर इन एसिडिक मीडियम आइदर इन बेसिक। तो अगर आपको याद हो ये रिएक्शन मैंने कराई थी आपको, तो आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं मेरे लिए, हाँ ये ऐसा कुछ हमने किया था। करेक्ट। एक ही रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाकी लोगों को क्या हो गया भाई, बाकी नहीं पढ़ा ये। स्कॉटन बॉम्बन प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन की बेसिसिटी कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन बनाना है। देखिए थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए गए, पर सारे आपको करवाएंगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन, तो क्या करेंगे, HbF4 ले लेंगे और NaNO2 ले लेंगे और हीटिंग कर देंगे। HbF4 जो है वो अनस्टेबल फ्लोराइड बना देता है, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। और स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो आपको दिख जाए। बेंजीन एजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन HbF4- से करवाई, नहीं H+Bf4- तो न्यूक्लियोफाइल की तरह BF4 ने अटैक कर दिया, इसको हीट किया गया NaNO2 के साथ। हमें क्या मिलता है, नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, मुझे लगता है ये आसान है और आप करेंगे, करना चाहिए। बेंजोइक एसिड से एनिलीन की रिएक्शन आप बताइए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको लिखा भी जा सकता है आसानी से। बेंजोइक एसिड टू, यहाँ पर ले लेते हैं बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। फटाफट बताइए बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाएंगे। अमोनिया के साथ हीट कर दीजिए, क्या बनेगा, बेंजनामाइड, बेंजामाइड इसे हम बोलेंगे। और फिर हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराने से आपको एनिलीन मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कन्वर्जन ऑल्सो। ये कन्वर्जन रिपीटेडली आस्क होते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। अभी कन्वर्जन है, हो सकता है कि यही बेंजोइक एसिड एरो के ऊपर लिख दिया अमोनिया हीटिंग, फिर ए बना, ए की रिएक्शन Br2 से कराई, फिर बी बना, इस तरह से आ जाए। इथेनोइक एसिड से मिथिलामाइन पूछ दे, यानी इस कन्वर्जन का, इस रिएक्शन का यूज कहीं भी हो सकता है, ऐसा एग्जाम में वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार देखिए। एन एलिफेटिक कंपाउंड ए जिसका फॉर्मूला C3H6O है, फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, बी बना रहा है। फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्रोजोन बनाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। रिएक्शन ऑफ ए विद आयोडीन इन अल्कनाइन मीडियम ऑन वार्मिंग गिव येलो पीपीटी। येलो पीपीटी वाली कौन सी नेम्ड रिएक्शन है, बताइए। I2 के साथ अल्कलाइन मीडियम में आयोडो फॉर्म, करेक्ट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया, ये एसीटोन हो जाएगा जो कि फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो ए हो गया एसीटोन। I2+ NaOH से कराने पर CH3 बिकम CHI3, रेस्ट पार्ट को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करके उसका एसिड बनाते हैं, एसिड सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, CH3COO। तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट है किसका है, सी का।
इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजीन से करानी है तो क्या बन जाता है, हाइड्राजोन NNH। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप, द बटन सेल widely used in watches and other devices following the which reaction take place। रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, डेल्टा जी निकालना है और ई नॉट सेल निकालना है। तो फटाफट बताइए, तो आसान क्वेश्चन हो गया। ई नॉट सेल बताइए और एन वैल्यू बता देंगे आप तो आसानी से मुझे पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। फटाफट बताइए, एन वैल्यू चाहिए और ई नॉट सेल चाहिए। क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। इज देयर एनी इशू विद माय वॉइस, कुछ आवाज हल्की आ रही है क्या? एन वैल्यू टू आ रही है, करेक्ट है, एन टू आएगा। Zn प्लस टू में जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दो का हो रहा है। और सिल्वर Ag प्लस से जीरो में जा रहा है, एक का चेंज हो रहा है, पर बैलेंस करेंगे तो एन वैल्यू टू आ जाएगा। ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है यानी एनोड पर है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एसओपी वैल्यू दी गई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, तो पहले इनको एसआरपी बनाएंगे माइनस साइन लगाकर। ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन में दिया हुआ है, फॉर्मूला जो हमारा होता है वो रिडक्शन में होता है, एसआरपी वैल्यूज होती है। तो कैथोड पर हम किसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, सिल्वर का, माइनस के 0.334 माइनस। एनोड पर किसका लेंगे, ई नॉट सेल आ जाएगा। ई नॉट सेल आने के बाद डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल का यूज कर सवाल निकाल लेंगे, इजी है। दो प्रॉब्लम आप देख रहे हो इस सेट में आपको मिल गई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ई नॉट सेल और एन वैल्यू पर। ऊपर नस्ट इक्वेशन से था, यहाँ नस्ट इक्वेशन ना जाके डेल्टा जी का वैल्यू पूछ लिया। और देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वेटेज कितना ज्यादा है, ध्यान रख करके इसको पढ़ेंगे। ये तो आप ही आंसर बताएंगे। SN1 इनमें से कौन फास्टर दे रहा है, दो पेयर दिए, पहले वाले में कौन सा पेयर फास्ट दे रहा है, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। SN1 में क्या होता था, याद करिए बताइए। SN1 में कार्बोकैटायन बनता था, स्टेबल कार्बोकैटायन फास्टर देता था। तो करेक्ट आंसर एक आ गया है हमारे पास, फर्स्ट पेयर में पहला वाला। कैथोड पर नेगेटिव साइन क्यों नहीं आएगा, लेना तो हमें एसआरपी ही है ना, ऑक्सीडेशन होगा तो भी एसआरपी लेना है, एनोड पर लेना है तभी भी एसआरपी लेना है। वैल्यू कौन सा दिया गया, एसओपी का दिया गया है दोनों का, साइन तो नेगेटिव लेना है बेटा, ठीक है। फॉर्मूले में एसआरपीज होते हैं। तो पहला पेयर ठीक है, सेकंड पार्ट में सेकंड बताया गया, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। यहाँ बेंजाइल क्लोराइड बन रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है। आपको याद होगा ये तो रेजोनेंस में, क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो क्लोरीन का रिमूवल पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड में भी यही होता है, क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है। दोनों SN1 या SN2 नहीं देते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से क्लोरीन का रिमूवल नहीं होगा। यानी पहले में पहला वाला पेयर और दूसरे में दूसरा वाला पेयर फास्टर SN1 रिएक्शन देगा। एक और क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ गया है, तो इस प्रॉब्लम में भी थोड़ा डायग्राम जरूर ब्लर है, लेकिन लेफ्ट साइड में जिंक है, राइट साइड में कॉपर है। और कनेक्ट किया गया है। क्वेश्चन देख लिया होगा आप लोगों ने। अगर समझ में ना आ रहा हो फिगर तो मैं उसे दोबारा फिगर आउट कर देता हूँ।
नीचे जो है इलेक्ट्रोड ए है, ये इलेक्ट्रोड ए लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड बी लिखा हुआ है। ए लिखा हुआ और बी लिखा हुआ है, सेल बी है ये, इट इज सेल बी, इट इज सेल ए। यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है। सेल ए का बोल्ट प्रॉब्लम में ई सेल 2 बोल्ट है, सेल बी हैज पोटेंशियल 1.1 volt. Consider two cells A or B will act as an electrolytic cell. बताना है आपको which electrode reaction will occur in this cell. क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन से काफी कुछ क्लियर हो रहा है। तो करेक्ट है, सेल बी जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, बिकॉज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। अब पोटेंशियल कंपेयर कीजिए ए और बी का। ए का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, यानी जो सेल बी है उसका पोटेंशियल कम है। करेक्ट। तो सेल बी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने वाला है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब क्या हो गया कि उसे हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होने वाली है। रिएक्शन क्या होगी? जिंक रिड्यूस होगा कैथोड पर, और कॉपर ऑक्सीडाइज होगा। रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रही थी। नेक्स्ट पार्ट है, सेल ए हैज पोटेंशियल 0.5, सेल बी हैज पोटेंशियल 1.1। अब सेल बी हैज हायर पोटेंशियल, hence it will act as galvanic cell। बाहर से जो पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया है वो ज्यादा है, इसका मतलब एनसीईआरटी ने इसको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये, बाहर से नहीं है। करेक्ट। यहाँ पर नॉर्मल गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस होगा। ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल का कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल कंसेप्ट है। जो बाहर से सेल बी से जोड़ा गया है, अगर उसका पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से कम है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का अनदर पैसेज डी ब्लॉक एलिमेंट से आया हुआ है, तो पैसेज तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, समय को देखते हुए इतना बताऊंगा। वाई डज कॉपर विच इज ए फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फ्रीक्वेंट? समझ में कम आ रहा होगा। वाई डज कॉपर विच इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली? कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? इसका आंसर कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कॉपर 3d10 4s1 होता है, कॉपर +1 जो है वो 3d10 है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल होती है, इसलिए ऐसा हो। नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑफन शो डिफेक्ट्स। सॉलिड स्टेट से कनेक्ट कर दिया इसको, डिफेक्ट क्यों शो करते हैं? अब डिफेक्ट का कारण तो हमने पढ़ा नहीं, बिकॉज सॉलिड स्टेट तो इस बार सिलेबस से हट चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूं। होता क्या है कि मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, ठीक है, लोअर ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, which means some of the valence electron of metal do not participate in bonding. अब डिफेक्ट क्यों आया, इसका रीजन उसमें तो मिला नहीं। डिफेक्ट का मतलब होता है कि जो फिलिंग ऑफ एटम और आयंस है उसमें बीच बीच में वॉइड है, या उनके जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर। अब इस केसेस में इरेगुलर अरेंजमेंट का काम क्या, वैसे तो उन्होंने पूरे पैसेज में एक लाइन लिखी दी है, वहीं से कॉपी कर लेंगे, लेकिन जनरली हो क्या रहा है, actual oxide show departure from the regular array due to
डिस्टॉर्शन विच इज कॉज्ड बाय पैकिंग ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट साइज एंड ड्यू टू लिगेंड। यानी जो रेगुलरिटीज होती हैं, जिस तरह से एटम का पैकिंग होना चाहिए, वो पैकिंग रेगुलर नहीं होती। यानी अगर मैं मान लूं आयरन ऑक्साइड है, तो एक आयरन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक आयरन, फिर एक ऑक्सीजन, इस तरह का पैटर्न होना चाहिए एटम्स का। मैं एटम्स को स्फीयर के फॉर्म में पैक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि जो एटम्स हैं, ये रेगुलर पैक ना होके एक बीच में इंटरस्टिशियल वॉइड में घुस जाते हैं। मेटल आयन जो छोटे छोटे होते हैं, ये इंटरस्टिशियल वॉइड में घुस जाते हैं और अपने प्लेस को खाली कर देते हैं। इस तरह से क्या क्रिएट होता है, डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब डिफेक्ट कई तरह के होते हैं, फ्रैंकल शॉर्ट की वो हमने पढ़े नहीं है, और होप बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, सिलेबस में हटा दिए गए थे। बस सीबीएसई की कंसर्न से बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि एटम और वॉइड अपनी लोकेशन से, एटम जो है अपनी लोकेशन से कहाँ चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइड में। ये जो गैप्स मैं आपको भर रहा हूँ अभी, इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या वॉइड्स। इन वॉइड्स में सरक जाते हैं, खसक जाते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर इस वजह से डिफेक्ट क्रिएट होता है। लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। लोएस्ट ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बेसिक। हालांकि दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें पैराग्राफ को अगर पढ़ेंगे आप, हालांकि पैराग्राफ थोड़ा रीडेबल उतना अच्छा नहीं है, फिर भी आप पढ़ने लायक तो है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ना, द एक्चुअल oxide structure however generally show departure from such regular arrays due to part of distortion caused by packing of ion of different size and ligand effect। तो पहले लग रहा था कि आंसर बाहर से देना पड़ेगा, पैकेज में इसका आंसर दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए ये जो पैसेज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसा कोई खास डिफिकल्ट फिर रह नहीं जाता, क्योंकि पैसेज में सारे आंसर दे दिए। द वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक फ्रॉम दैट ऑफ पी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक में आउटर मोस्ट दो वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। एक और पैसेज दिया हुआ है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसे पढ़ लेंगे। पैसेज का क्वेश्चन आसान है, ऑस्मोसिस के बेसिस पर है, ठीक है। फिर भी मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। ये रॉ मैंगो प्लेस्ड इन अ concentrated salt solution loses water by osmosis and shrivel into pickle. Whittled flower revive when placed in fresh water. A carrot that has become limp because of water loose into the atmosphere can be placed into water, making it firm once again. Water will move into the cell through osmosis. Exo और endo osmosis की बात कर रहा है वो। When placed in water containing less than 0.9% mass by volume salt, blood cells swell due to flow of water in them by osmosis. तो एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस की बात हो रही है कि 0.9% के साथ तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक की बात कर रहा है। आइसोटोनिक हो जाता है ब्लड सेल 0.9% NaCl के साथ, उससे ज्यादा और कम पे क्या होगा, तो वाले केसेस को जो डिस्कस किया गया है यहाँ पर कर सकते हैं, इजी है। नेम द बेस विच इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA ओनली। कौन सा होता है ये, यूरेसिल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूरेसिल। राइट, यूजेस ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ब्लड सेल, सबसे बड़ा रेड ब्लड सेल बनाने के लिए काम आता है, मसल्स फॉर्मेशन में काम आता है। इंपॉर्टेंट है बी कॉम्प्लेक्स, मेकिंग रेड ब्लड सेल्स एंड मसल्स। नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सी होती है, लैक्टोज। क्या है ये, मोनोसैकेराइड है कि डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, डाइसैकेराइड है ये। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो वो एल्डोज होते हैं, कीटोन के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है तो वो कीटोज होते हैं। स्कर्बी, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज स्कर्बी, बताइए फटाफट से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी। नेम द प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन से प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन, एडेनाइन भी से पढ़ते हैं हम लोग, एंड ग्वानिन, करेक्ट। CrNH3+3 इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4-2 इज डायमैग्नेटिक। इसको एक्सप्लेन करना है। ये हो जाएगा आपका D2sp3, क्रोमियम +3 में है, यानी कि क्रोमियम होता है 3d5 4s1, 3d3 हो जाएगा। 3d3 का मतलब है
अंदर वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। ये वाली ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगी d2sp3। 3 अनपेड रहेंगे इसलिए पैरामैग्नेटिक रहेगा। NiCN4 -2 DsP2 रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग अकर हो जाएगी। 3d8 होता है निकल, निकल 3d8 है, पेयरिंग करा दीजिए, पेयरिंग कराएंगे, अंदर वाली ऑर्बिटल खाली रह जाएगी। बीबीटी से एक्सप्लेन किया सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो स्टेबिलिटी हम चिलेशन के बेसिस पर दे सकते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी हम लिगेंड फील्ड के बेसिस पर भी दे सकते हैं। मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? चिलेटिंग Fe2O4-3। चिलेटिंग लिगेंड है, आयरन के साथ एक रिंग बना लेता है जो कि 5 मेंबर की होती है। जो सबसे स्टेबल है, जो स्टेबल पूछा गया है, तो वो ऑक्सिलेट वाला हो जाएगा। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन? डेल्टा नॉट जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगी। लिगेंड फील्ड के बेसिस पर हम डेल्टा नॉट निकालते हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? NO2 और NH3 में NO2 होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? अमोनिया है। फिर कौन सा है? वाटर है। इसका रिवर्स ऑर्डर जो है वो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। an aromatic compound A of molecular formula C7H6O2 C7H6O2 undergo a series of reaction which is shown below. Write the structure of A, B, C, D, E. ठीक है, रिएक्शन में क्या किया है? यहाँ पर अमोनिया और हीट है, अमोनिया और हीट किया हुआ है। उसके बाद बनाया है C6H5CONH2। ये क्या बना हुआ है? C6H5CONH2। तो अमोनिया और हीट के साथ C6H5CONH2 बन रहा है, यानी वो क्या रहा होगा? ए, बताइए क्या रहा होगा? ए, इसका इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया है। ठीक है, करेक्ट, बेंजोइक एसिड रहा होगा। शी इज राइट, सही कह रही है। के बाद ये जो है CONH2, इसमें NaOH और Br2 डाला है तो B बना है। उसके बाद B की रिएक्शन Br2 एक्वस से कराई है, E बना है। B की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई है। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई है तो एनिलीन कहेंगे उसे, बेंजीनामाइन नहीं कहेंगे, नाम सही करिए। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो क्या बनेगा? डी बन रहा है। तो कन्वर्जन समझ में आ गया होगा कैसे डील करना है। काफी इजी कन्वर्जन है वैसे तो ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये होगा आपका बेंजोइक एसिड, जिसे अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो बेंजामाइड बनता है। Br2 और KOH कराने पर एनिलीन बनता है ना, एनिलीन बनता है, ऑप्शन बी। फिर एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया गया है एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में ब्रोमीन का एनिलेशन करने पर, सॉरी, एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है, जो कि ऑप्शन ई में दिया गया है। उसके बाद सी बनाने के लिए सी दिया गया है, बी से एसाइलेशन करने को बोला गया है। एन एसिटाइल एनिलीन या एन फिनाइल इथेनामाइड भी इसे हम कहते हैं, बन जाता है। दिस इज डी। कन्वर्जन भी आसान है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था। रिएक्शंस अगर याद हो तो यू कैन डील विद देम। थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल बढ़ाइए। अगर वीडियो में दोबारा से आप रिवीजन करें तो पॉज करके पहले क्वेश्चन सुनिएगा, फिर इसे सॉल्व कीजिए। तो वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई आर अमीन्स लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास? अमीन्स लेस एसिडिक पूछा, तो अमीन्स तो बेसिक होती है।
तो कैसे करेंगे? अमीन्स का कॉन्जुगेट बनाइए RNH माइनस, एल्कोहल का कॉन्जुगेट बनाइए RO माइनस। कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल कौन सा? RO माइनस, बिकॉज इज कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। सही है। उसके बाद RO माइनस इज मोर स्टेबल, तो जिसका कॉन्जुगेट स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। व्हाई आर प्राइमरी अमीन्स हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी अमीन्स? प्राइमरी अमीन्स में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में सक्षम है, कैपेबल है, जबकि टर्शियरी अमीन में हाइड्रोजन नहीं होता, H बॉन्डिंग नहीं होगी। H बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। Why are aliphatic amines stronger base than aromatic amines? एरोमेटिक अमीन्स का लोन पेयर जो होता है वो डिलोकलाइज्ड है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो कंपाउंड लेस बेसिक होगा। नेक्स्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एजोनियम क्लोराइड बेंजीन में रिड्यूस हो जाएगा। बार बार देखो, एंजिलीन का फिर से एसाइलेशन पूछ दिया है, अभी करवाया था फिर से आप पूछ दिया है। पेपर थोड़ा सा इम्बेलेंस है, प्रैक्टिस सेट निकाला है तो उन्होंने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। पेपर इससे थोड़ा आसान ही आएगा और आपके पकड़ में आएगा। तो पिक्चर थोड़ी सी ब्लर जरूर थी बट क्वेश्चंस अच्छे थे। तो द मोटो ऑफ this discussion is not to, you know, not to give you the solution of this paper. Try to give you the idea how the questions are asked from the various topics. कई बार छोटे छोटे पॉइंट अंदर से भी पूछता है, तो इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स देन यू नीड टू remember each and every point of the notes as well as NCERT. You need to go through the each and every question. तो प्रैक्टिस सेट को दोबारा से लगाइए, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से प्रैक्टिस सेट को लगाइए और जो भी पॉइंट आए अगर आपको नहीं याद है तो उन पॉइंट्स को दोबारा से पढ़िए, क्वेश्चन क्वेश्चन करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जल्दी कराऊंगा।